हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स के लिए उसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर क्या होता है, कैसे हम लोग जो है किसी मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग उसकी आइगन वैल्यू को और आइगन वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं, जिसका हमने पूरा उसका वर्किंग प्रोसीजर देखा था कि क्या क्या हमको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को फाइंड करने के लिए। उसके बाद हमने एक एग्जांपल लेकर के भी सॉल्व किया था कि कैसे जो है किसी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग उसकी आइगन वैल्यू को और आइगन वेक्टर को फाइंड किया जा सकता है। आई होप आपको पिछला वाला वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और हाँ, उसमें हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें हमारी जो आइगन वैल्यू आई थी वो आइगन वैल्यू अलग अलग थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारा जो मैट्रिक्स हो, अगर उस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू हो, अगर वो आइगन वैल्यू सेम हो जाती है, उस सेम आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कैसे जो है आइगन वेक्टर को फाइंड किया जा सकता है। इसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसकी आइगन वैल्यू, उसके बाद फिर हम हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को फाइंड करने वाले हैं। तो आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फिर उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, फिर वहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आती है वही होता है हमारा आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा होता है a माइनस लैम्डा आई की डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये a माइनस लैम्डा आई की डिटरमिनेंट वैल्यू लेने से पहले हमको निकालना पड़ेगा a माइनस लैम्डा आई कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले निकाल लेते हैं कि a माइनस लैम्डा आई कितना आएगा। a माइनस लैम्डा आई हमारा हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे a मैट्रिक्स को ले लेंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग a मैट्रिक्स को ले लेंगे 6 -2 2 और यहाँ से -2 3 -1 और यहाँ से 2 -1 और 3 माइनस यहाँ पे हमारा लैम्डा हो जाएगा और हमारी जो i की वैल्यू होगी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, हम यहाँ पर लैम्डा का मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट में करेंगे, तो सॉरी डिटरमिनेंट कह रहे हैं, यहाँ पे लैम्डा का मल्टीप्लाई डायगोनल में किया जाएगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा 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 और सारी वैल्यू 0 रहेंगी। और अगर इसमें से माइनस किया जाता है तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा एंड 3 माइनस लैम्डा। तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस लैम्डा -2 3 माइनस सॉरी यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा एंड 2 -1 एंड 3 माइनस लैम्डा। अब इसका हम लोग लिखते हैं, अब यहाँ पर लेते हैं हम लोग a माइनस लैम्डा आई की डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। अभी तक हमने सिर्फ ये a माइनस लैम्डा आई सॉल्व किया। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं, आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई लेते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे बंद ही कर दें। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a माइनस लैम्डा आई, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस लैम्डा -2 2 और यहाँ से -2 3 माइनस लैम्डा एंड -1 और यहाँ हो जाएगा 2 -1 एंड 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम चाहे तो इसमें कुछ ऑपरेशन लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर सीधे सीधे इसको एक्सपेंड करते हैं, दोनों ही केस में हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी वैल्यू -2 और यहाँ पर 2 है, तो इसको यहाँ पे किसी एक टर्म को 0 बनाया जा सकता है। तो अगर हम लोग चाहे तो सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को अगर जोड़ दें तो एक वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी आप ऑपरेशन लगा लेते हैं C3 टेंस टू C2 प्लस C3 कि C3 जगह लिख लेते हैं C2 और C3 को ऐड करके। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पहला कॉलम ऐसा रहेगा 6 माइनस लैम्डा -2 एंड 2 और सेकेंड कॉलम भी ऐसा रहेगा -2 3 माइनस लैम्डा और यहाँ से -1। और अगर इसको ऐड करें कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा और अगर इसको ऐड करेंगे तब भी हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको और सिम्प्लीफाई कर लिया जाए कि थर्ड कॉलम में से 2 माइनस लैम्डा कॉमन कर लें
तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2 माइनस लैम्डा। अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस लैम्डा, यहाँ पर -2 और यहाँ पे 2, -2 3 माइनस लैम्डा एंड -1 और यहाँ से 0 1 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर किसी सेकेंड रो से थर्ड रो को क्या कर लिया जाए, यहाँ से अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो एक वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। यानी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं R2 टेंस टू R2 की जगह पे R2 माइनस R3 करके, कि सेकेंड रो से थर्ड रो को माइनस करके, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा, कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा और यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट रो को ऐसे लिख लें 6 माइनस लैम्डा -2 एंड 0, और सेकेंड रो की जगह लिखना है तो इसमें इसको अगर यहाँ पे यहाँ पे अगर इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, इसमें इसको माइनस करते हैं सेकेंड में से थर्ड को तो हो जाएगा -4, और इसमें अगर इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा, और इसमें इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, और यहाँ पर थर्ड कॉलम हमारा ऐसे रहेगा 2 -1 एंड 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर एक्सपैंड कर दें थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग तो हमको लास्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो यानी हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस लैम्डा और यहाँ पर 1 की करस्पॉन्डिंग करेंगे तो 1 इंटू और ये वैल्यू ले लेते हैं जिसका से मल्टीप्लाई, यानी कि 6 माइनस लैम्डा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा और इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो 2 माइनस लैम्डा और यहाँ से 6 4 24 कह सकते हैं, और कह सकते हैं -4 -6 यानी -10 लैम्डा और प्लस का लैम्डा स्क्वायर -8 इज इक्वल टू 0, या फिर यहाँ से जाएगा 2 माइनस लैम्डा और सेकेंड ब्रैकेट में लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा और यहाँ से माइनस करेंगे तो +16 इज इक्वल टू 0। और अगर इसको और सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ से 2 माइनस लैम्डा, इसमें देख रहे हैं कि ये -8 -2 से हो जाएगा, यानी कि लैम्डा -2 आ जाएगा और लैम्डा -8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इसका फैक्टर। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू जाएगा 2,2,8। अब यहाँ पर जो ये आइगन वैल्यूज़ आ चुकी हैं और यहाँ पर ये जो आइगन वैल्यू आई है इसमें 2 आइगन वैल्यू क्या है, सेम है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि अगर सेम आइगन वैल्यू हो जाती है तो उसके करस्पॉन्डिंग कैसे जो है आइगन वेक्टर फाइंड करना है हमको। तो यहाँ पर हमारी आइगन वैल्यू आ चुकी है जो कि होंगी 2, 2 एंड 8। तो यहाँ पर हमने आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया कि इसका लिखा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लिख लेंगे दी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के लिए आप लोग चाहे तो यहाँ पे ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, चूँकि ये डिटर्मिनेंट है तो यहाँ पे रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने रो और कॉलम ऑपरेशन लगा करके इसको सॉल्व कर लिया, या फिर आप लोगों को अगर इसको ऑपरेशन लगा के सॉल्व नहीं करना है तो सीरियसली एक्सपैंड कर सकते हैं, तब भी हमारा आंसर यही आने वाला है। आपकी मर्ज़ी से आप चाहे जैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लैम्डा की वैल्यू आ गई, यानी दिस इज़ कॉल्ड द आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए। ये हमारे हो जाएंगी ए की आइगन वैल्यूज़। अब यहाँ पे हर एक आइगन वैल्यू की करस्पॉन्डिंग हमको निकालना पड़ेगा आइगन वेक्टर। तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले 8 के करस्पॉन्डिंग हमारी जो अकेली वैल्यू है उसकी करस्पॉन्डिंग क्या होगा हमारा आइगन वेक्टर। उसके बाद हम 2 की करस्पॉन्डिंग देखेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम लोग लेते हैं, नाउ सपोज द आइगन वेक्टर हम लोग सपोज करेंगे। आइगन वेक्टर x1 सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए इसको हम लिख दिया। अब यहाँ पे ये 3x3 का है, चूँकि हमारा जो मैट्रिक्स A 3x3 का है तो यानी यहाँ पर हम लोग जो आइगन वेक्टर हमारा होगा वो 3x1 का होगा। तो यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं x, y, z हमारा जो आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू या फिर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 8। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 8 की करस्पॉन्डिंग ये हमारा आइगन वेक्टर है।
अब यहाँ पर हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू ही फाइंड करनी है, वही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 8 की करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर लेते हैं a माइनस का लैम्डा कह सकते हैं यहाँ पर i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट की जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें तो लैम्डा की वैल्यू हमारी 8 यहाँ पर है, यानी हो जाएगा a माइनस का 8i और x इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर अगर हम लोग a में से 8i को माइनस कर लें, 8i मतलब कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हर एक डायगोनल में 8 से मल्टीप्लाई होगा और वही 8 जो है a में से माइनस कर लिया जाएगा, यानी डायगोनल में से हम लोग क्या कर लें, डायगोनल से 8 माइनस कर लें, यानी जो मैट्रिक्स आ जाएगा, आई होप आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि 6 में से 8 को माइनस कर लें, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2, ये -2 ऐसे ही रहेगा, ये भी -2, यहाँ पर हो जाएगा हमारा -2, और 3 में से 8 को माइनस कर लेंगे तो -5, यहाँ पर -1, यहाँ पर 2 और -1, और 3 में से अगर 8 को माइनस कर लेंगे तो -5 और इंटू ये हो गया हमारा a माइनस 8i की वैल्यू इंटू x यहाँ पर हमने सपोज कर लिया पहले से x y z, और इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 0 एंड 0। ठीक है, ये हो गया हमारा a माइनस 8i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है और यहाँ पर x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इस देख रहे हैं कि हमारा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको चेंज करते हैं किस फॉर्म में, एचएलएन फॉर्म में। यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाकर इसको एचएलएन फॉर्म में चेंज करेंगे और देखेंगे इसकी रैंक कितनी आ रही है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको 1 बनाते हैं, या फिर इसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों वैल्यूज़ को 0 बनाते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पर अगर फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को माइनस कर लें तो ये 0 हो जाएगा, और फर्स्ट रो को अगर थर्ड रो के साथ ऐड कर लिया जाए तब ये 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 2 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, R2 टेंस टू R1 माइनस का R2 एंड R3 टेंस टू R1 प्लस का R3। ठीक है, कि R2 की जगह लिख लेंगे R1 में से R2 को माइनस करके, और R3 की जगह लिख लेंगे R1 और R3 को ऐड करके। तो यानी यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा। फर्स्ट रो को ऐसे लिख लें -2 एंड 2, और ये हो जाएगा हमारा कह सकते हैं यहाँ से ये हो जाएगा 0, इसमें इसको माइनस करेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3, और इसमें इसको माइनस करें तो हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, और यहाँ से अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 0, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा -3, और अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -3। ठीक है, और यहाँ पर इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से एक बार और ऑपरेशन लगा लें कि सेकेंड रो को थर्ड रो के साथ माइनस कर लें तो ये दोनों टर्म भी 0 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि R3 टेंस टू R2 माइनस का R3, सेकेंड रो में से थर्ड रो को माइनस कर दें तो ये भी हो जाएगा 0, सॉरी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों टर्म माइनस है। तो ये हो जाएगा हमारा -2 और 2, और यहाँ से आएगा 0 3 3, और यहाँ आ जाएगा 0 0 एंड 0, और इंटू यहाँ पर x y z और इज इक्वल टू 0 0 0। अब यहाँ से हमने क्या किया कि हमने मैट्रिक्स को एचएलएन फॉर्म में हम देखते हैं कि ये वैल्यू 1 होती है, तो इसको 1 ना बना करके हम लोग कोई ना कोई वैल्यू रहने देंगे, क्योंकि 1 को तो बड़े आराम से बनाया जा सकता है। तो 1 ना बना करके हम लोग ऐसे रहने देते हैं, या फिर अगर आप लोग बनाना चाहें तो उसको 2 से डिवाइड कर दिए, उसको 3 से, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो हम उसको बिना बनाए ही ऐसे सॉल्व करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हमको यहाँ से बस रैंक से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 इक्वेशन हमको मिलेंगे। अभी एचएलएन फॉर्म में आ चुका है ये, यहाँ से 2 इक्वेशन मिलेंगे। पहला हो जाएगा -2x, और या फिर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर a की रैंक कितनी आ जाएगी, a की रैंक या फिर r इज इक्वल टू आ जाएगा 2, और नंबर ऑफ़ अननोन कितने हैं 3, अननोन हमारे पास 3 हैं और a की रैंक आ गई है 2। यानी यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म में होगा, और कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। वो डिपेंड करता है कि n - r वैल्यू कितनी आएगी।
तो अगर n में से r को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म में हमारा जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, और सेकेंड हमारा इक्वेशन बनेगा 3y प्लस का 3z इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से किसी को सपोज कर लेते हैं, पुट हम लोग मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू k। तो अगर z इज इक्वल टू k, z को k मान लेते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, यहाँ से कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस जेड मिलेगा, यानी आ जाएगा z इज इक्वल टू कितना, z इज इक्वल टू माइनस k। ठीक है, z इज इक्वल टू माइनस k आ जाएगा। और अगर यहाँ से k और y और z की वैल्यू यहाँ पुट कर ली जाए तो हो जाएगा यहाँ से हमारा कि माइनस का 2x माइनस का y की वैल्यू k है, यानी माइनस 2k, और z की वैल्यू माइनस k, यानी माइनस का 2k इज इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 4k, या x इज इक्वल टू हो जाएगा, कह सकते हैं कि माइनस का 2k। तो x की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा आइगन वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा x1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा होता है xyz। तो xyz में क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले सारे वैल्यू लिख लेते हैं। x की वैल्यू इतनी आ गई, y की वैल्यू आ गई है k, और z की वैल्यू आ गई है माइनस k। अब यहाँ पर अगर हम लोग आइगन वेक्टर लिखेंगे तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा xyz जो हमने सपोज किया था। तो यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे कांस्टेंट को ना लेकर के उसका कोफिशिएंट लेते हैं। तो x का कोफिशिएंट कितना है -2, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट -1। तो ये हो जाएगा हमारा आइगन वेक्टर। और ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हम जो आइगन वेक्टर निकाला हो ये सेम ही हो, ये ज़रूरी नहीं कि सेम है, ये आपके लिए अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी नंबर ऑफ आइगन वेक्टर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो वैल्यूज़ लिख रहे हैं वो किसके टर्म में लिख रहे हैं, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म में लिख रहे हैं। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को किसी भी तरह से चूज़ किया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे चूज़ करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन हमारा इससे डिफरेंट भी हो सकता है, तो उससे आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक आइगन वैल्यू की करस्पॉन्डिंग कई सारे आइगन वेक्टर फाइंड किए जा सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि लैम्डा स्क्वायर 2 के करस्पॉन्डिंग जो है कैसे आइगन वेक्टर निकाला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि x2 यहाँ पर हम एक आइगन वेक्टर सपोज कर लेते हैं लैम्डा स्क्वायर 2 के करस्पॉन्डिंग। नाउ सपोज द आइगन वेक्टर x2 इज इक्वल टू इतना करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा स्क्वायर 2। लैम्डा स्क्वायर 2 के करस्पॉन्डिंग हमने सपोज के लिए ये हमारा आइगन वेक्टर है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर a माइनस का लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब a माइनस लैम्डा आई वैल्यू निकालें तो अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी है, लैम्डा की वैल्यू हमारी 2 है, यानी 2i x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई पूरे डायगोनल में करेंगे तो 2 होगा। और अगर उसको a से माइनस किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे, यहाँ से 2 माइनस करेंगे और यहाँ से 2 माइनस करेंगे, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा, कह सकते हैं यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो 4, ये -2 और 2 रहेगा, ये हो जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर -1 और यहाँ पर 2 -1 एंड 1। आई होप आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, जी हाँ। और इसका मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, यानी x y z इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 0 एंड 0। तो ये हो गया हमारा फिर से एक और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन चुका है। और यहाँ से हमको निकालनी है x y z की वैल्यू। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेंज करते हैं एचएलएन फॉर्म में, और इसको एचएलएन फॉर्म में चेंज करने के लिए अगर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको हमको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करते हैं कि अगर सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ ऐड कर लेते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। और अगर थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ माइनस कर लेते तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि हमको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R2 टेंस टू R1 और प्लस का 2R2। सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो को ऐड कर लें, और सेकेंड ऑपरेशन हमको लगाना पड़ेगा कि R3 टेंस टू R3 जो लिखना है R1 माइनस का 2R3, थर्ड कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके और इसको माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो इस फॉर्म में हो जाएगा। फर्स्ट रो को ऐसे लिख लें 4 - 2 2
और सेकेंड रो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 और ऐड करेंगे तो 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 ऐड करेंगे तो 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 ऐड करेंगे तो 0, इसमें कह सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई किए माइनस करेंगे तो 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए माइनस करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए माइनस करेंगे तब भी हो जाएगा 0, इंटू यहाँ पर जाएगा हमारा x y z इज इक्वल टू 0 0 0। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पर देखें कि एचलन फॉर्म में तो आ गया। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए कितनी आ गई है, रैंक ऑफ ए हमारा हो गया 1, और यानी r इज इक्वल टू 1, और नंबर ऑफ अननोन हमारे पास है कितने हैं, 3 हैं। पिछले वाले क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जो रैंक आई थी वो 2 आई थी, जबकि नंबर ऑफ अननोन 3 थे, यानी वहाँ पर हमको जो भी सॉल्यूशन लिखना था वो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म में लिखना था। जबकि यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पर रैंक आ गई है 1 और नंबर ऑफ अननोन है 3, यानी हमको सिर्फ यहाँ पर एक ही क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा 4x माइनस का 2y और प्लस का 2z इज इक्वल टू 0। अब इसी को केवल एक ही क्वेश्चन की हेल्प से हमको यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है, यानी यहाँ पर हमको 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपने से चूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम लोग x को सपोज कर लेते हैं, और फिर अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन ना लाने के लिए हम लोग क्या करें, मान लीजिए अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं y इज इक्वल टू k1 एंड z इज इक्वल टू k2, y को सपोज कर लेते हैं k1 और z को सपोज कर लेते हैं k2। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो हो जा रहा है हमारा कितना, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4x है, 4x माइनस का कह सकते हैं 2k1 और यहाँ पे प्लस का 2k2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 2k1 माइनस का 2k2 इज इक्वल टू 0, सॉरी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा k1/2 और माइनस का कह सकते हैं k2/2। ये इस फॉर्म में आ जा रहा है हमारा, यानी यहाँ पर x की वैल्यू इतनी आ गई और y की वैल्यू इतनी आ गई। अब यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन ना लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में नहीं लाना है सॉल्यूशन ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर फ्रैक्शन को हटा कर भी लिखा जा सकता है। तो अगर फ्रैक्शन में नहीं लाना है तो यहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ले लें 2k1 और इसको ले लेते हैं 2k2। 2k2 लेने से क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो x की वैल्यू फ्रैक्शन वाली वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4k1, जबकि यहाँ हो जाएगा 4k2, यहाँ हो जाएगा 4k1 और यहाँ पर 4k2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k1 माइनस का k2। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा, यानी यहाँ पर हमारा जो कह सकते हैं कि जो आइगन वेक्टर होगा वो कितना आ जाएगा, वो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, x की जगह कितना लिख लें, x की जगह देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, x की जगह लिख लेंगे k1 माइनस का k2, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 2k1 है और z की वैल्यू 2k2 है। अब देखिए यहाँ पर हमारी आइगन वैल्यू तो 2 है, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू आ गया है 2,2, 2 आइगन वैल्यू 2 और 2 है, और इन्हीं दोनों आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर मिलना चाहिए, ठीक है। और कभी भी 2 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर मिलेगा वो सेम नहीं हो सकता है, इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अलग मिलेगा और इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अलग मिलेगा। आइगन वैल्यू कितनी भी सेम हो लेकिन आइगन वेक्टर हमेशा अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ से देखिए कि इसको यूज़ करके हम लोग जो है कैसे 2 आइगन वेक्टर यहाँ पर निकालते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस वाली वैल्यू कैसे लिख लें, k1 माइनस k2, x की वैल्यू ये है, ये हमारी y की वैल्यू और ये हमारी z की वैल्यू। अब यहाँ पर इसको देखिए 2 अलग अलग वेक्टर में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर k1 लिख लें और यहाँ पर एक इस तरफ बना लें मैट्रिक्स, प्लस का यहाँ पे लिख लें k2 और दूसरा मैट्रिक्स इस तरफ बना लें, ठीक है। आई होप वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जी हाँ। अब यहाँ पे करते क्या है कि यहाँ पर हम इन तीनों वैल्यूज़ को लिखेंगे, यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज़ को लिखेंगे जिसमें सिर्फ k1 आ रहा हो, यानी k1 को कोफिशिएंट को। तो यहाँ पर k1 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, अब इस वाले में देखेंगे k1 का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर k1 का कोफिशिएंट है 1, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर k1 का कोफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ पर k1 का कोफिशिएंट है 0,
ठीक, इसको ध्यान समझिए आप लोग। यहाँ पर K1 का कोफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास 1 है तो हमने 1 लिख लिया। यहाँ पर K1 का कोफिशिएंट 2 है तो 2, और यहाँ पर K1 का कोफिशिएंट 0 है क्योंकि K1 टर्म है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। सेम ऐसे K2 का लिखें यहाँ पर, तो K2 वाले यहाँ पर कितना हो जाएगा -1, यहाँ पर K2 टर्म नहीं है तो यानी 0, और यहाँ पर हो जाएगा 2। यानी यहाँ पर ये हमारी हो जाएगी दो अलग अलग कह सकते हैं आइगन वेक्टर लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग। ये पहला आइगन वेक्टर हो जाएगा हमारा x2 जो कि हो जाएगा 1 2 0, और दूसरा हमारा आइगन वेक्टर हो जाएगा x3 जो कि हो जाएगा -1 0 2। तो ये हो गया, ये भी हमारा हो गया लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग, और ये भी हो गया लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग। यानी अगर दो अलग अलग दो सेम वैल्यूज़ होती हैं आइगन वैल्यूज़, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम पहले इस तरह से आइगन वेक्टर निकालते हैं, और वहाँ पर कंडीशन ये कंफर्म होना है कि वहाँ पर हमको एक ही क्वेश्चन मिलने वाला है, और वहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म में हमेशा हमको मिलने वाला है। तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म में मिलेगा तो उसका सॉल्यूशन हम लोग पहले ऐसे लिख लेते हैं, फिर यहाँ से उसको हम लोग जो है दो अलग अलग वेक्टर में ब्रेक कर लेंगे। अगर आपको ये अच्छी तरह से क्लियर नहीं होगा तो उसको आप लोग फिर से वीडियो को एक बार रिवाइज करके जो है देख लीजिएगा। तो आई होप आपको हमने जो भी चैप्टर पढ़ा, ये जो टॉपिक पढ़ा वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग जो है अगर दो आइगन वैल्यूज सेम होती हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कैसे जो है आइगन वेक्टर को फाइंड किया जा सकता है। अब ये चैप्टर यहाँ पर आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू कंप्लीट होता है। अब हमारा एक और टॉपिक बचता है दैट इज़ डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। वो भी टॉपिक हम क्लियर कर लेंगे तो हमारा जो पूरा मैट्रिक्स है वो पूरा हमारा अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।